हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर आदमी रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करता है। कोई पशुपालन करता है, कोई कृषि करता है, कोई उद्योग में काम करता है, कोई नौकरी स्कूल में करता है, कोई कॉलेज में नौकरी करता है, कोई डॉक्टर के रूप में सेवाएं देता है, कोई इंजीनियर के रूप में सेवाएं देता है। यानी कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया से तात्पर्य वह काम जो धन प्राप्ति के आशा से किया जाता है, उसे आर्थिक काम की संज्ञा दी जाती है। तो हर आदमी कोई ना कोई कार्य करके अपनी जीविका उपार्जन करता है। कोई शारीरिक श्रम करता है तो कोई मानसिक श्रम करता है। जैसे पढ़ाना एक मानसिक श्रम कहा जा सकता है, जबकि जो श्रमिक ईंटें डालता है या कारीगरी का काम करता है या बेलदारी का काम करता है, उसको शारीरिक श्रम की संज्ञा दी जाती है। तो व्यक्ति अलग अलग कार्य करके आय कमाता है। कोई मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी मिलती है। कोई प्रबंधक के रूप में काम करता है तो उसको वेतन मिलता है। कोई अपनी पूंजी को उधार देता है तो उसको ब्याज मिलता है। कोई भूमि या भवन किराए पे देता है तो उसको किराया मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। या कोई साहसी के रूप में कार्य करता है तो उसको लाभ के रूप में मिलता है। तो हर देश के नागरिक कोई ना कोई कार्य अपनी जीविका उपार्जन के लिए करते हैं। कुछ देश के लोग बड़ी तेजी से पैसा कमाते हैं। वो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उनसे इनकम ज्यादा प्राप्त होती है। तो वर्तमान में विश्व में वो राष्ट्र धनी राष्ट्रों के नाम से जाने जाते हैं, जबकि कुछ देश के नागरिक इस प्रकार की आजीविका यापन करते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, जंगल से उत्पाद करके बेचते हैं। तो उसमें उनको कम आय की प्राप्ति होती है। तो वो देश थोड़े से आर्थिक रूप से पिछड़े देश कहलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज हर देश जल्दी से जल्दी धनी बनना चाहता है, विकसित बनना चाहता है, और यह सब निर्भर करता है राष्ट्रीय आय पर। राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से एक देश के नागरिकों, जितने भी देश में नागरिक है, उन सभी की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हमको इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के दो बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। पहला हम देखेंगे कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आय का चक्राकार प्रभाव किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद कुछ और बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक किसे कहा जाता है और प्रवाह किसे कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय को समझने के लिए पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। स्टॉक व प्रवाह। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक समय के किसी बिंदु पर किसी चर की मात्रा, यानी स्टॉक क्या है, समय के किसी बिंदु पर जिसको हम नाप सकते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे पानी की टंकी में इस समय 50 लीटर पानी है, ये एक स्टॉक है। इस समय कक्षा में 10 विद्यार्थी उपस्थित है, जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जा सकता है। जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जा सकता है उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। जैसे इस समय मेरे पर्स में मान लीजिए 1050 रुपए है, तो उसको नापा जा सकता है, एक पॉइंट पर नापा जा सकता है, उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। यानी वह आर्थिक चर जिसे एक समय के बिंदु पर नापा जा सकता है उसे स्टॉक कहा जाता है। बहुत सारी चीजें स्टॉक के रूप में हो सकती है कि 31 मार्च 2021 को
बैंक में जमा राशि ये एक स्टॉक है, क्योंकि इसको हम एक पॉइंट पर नाप सकते हैं। तो जो भी चीज जिसको एक पॉइंट पर नापा जा सकता है उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं इसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से प्रयास किया है। हम एक बात करेंगे, एडवर्ड शिपिरो जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने स्टॉक और प्रवाह के बारे में क्या कहा। शिपिरो कहते हैं कि स्टॉक एक निश्चित बिंदु पर किसी वस्तु की माप मात्रा है, जबकि प्रवाह जो है एक निश्चित काल में ही नापा जाता है। यानी शिपिरो क्या कहते हैं, जिस भी चीज को एक निश्चित बिंदु पर नापा जा सकता है उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है, और जिसको एक अवधि में ही नापा जाएगा, जिसको एक बिंदु पर नहीं नापा जा सकता, उसको प्रवाह की संज्ञा दी जाएगी। तो स्टॉक की हम बात कर रहे थे। स्टॉक क्या है, किसी समय बिंदु पर जो भी चीज हम नाप सकते हैं वो स्टॉक है। अगर हम कहेंगे कि इस समय कॉलेज में कुल इतने विद्यार्थी उपस्थित है, इन सभी को नापा जा सकता है, तो वो स्टॉक है। इस समय हमारी मोटरसाइकिल की टंकी में 3 लीटर पेट्रोल है, इसको नाप सकते हैं, वो स्टॉक है। अर्थात स्टॉक क्या है, जिसको भी एक पॉइंट पर समय के किसी बिंदु पर नापा जा सकता है उसको स्टॉक कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि एक बांध में 1 जुलाई को 20 फीट पानी, यानी 1 जुलाई के दिन उस बांध में 20 फीट पानी था, वो एक स्टॉक है। अब इस जुलाई के बाद 3 महीने बारिश क्या है, बहुत सारी बारिश भी हुई, नदी नालों से भी पानी आया और बांध में 20 फीट पानी और आ गया। क्लियर। और अब उस पानी का कुल पानी उसमें हो गया 40 फीट। अब उस पानी में से बांध में से जो 40 फीट पानी हो गया उसमें से सिंचाई के लिए पानी दिया गया, पेयजल के लिए पानी दिया गया, और अगले जून में 30 जून को उसमें पानी बचा 25 फीट। तो यहां देखिए 2 चीज समय पे मापी जा रही है। एक 30 जुलाई को बांध में पानी 20 फीट था, ये एक स्टॉक है क्योंकि नाप सकते हैं 1 जुलाई को, और अगले 30 जून को पानी अभी बचा है 25 फीट, ये भी स्टॉक है। इसके बीच में पानी 20 फीट नया आया और उसमें से 15 फीट पानी का उपभोग कर लिया गया, ये एक प्रवाह है। तो प्रवाह किसे कहते हैं इसको अब हम बात करेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको एक अवधि में ही मापा जा सकता है। जो भी चीजें जिनको एक अवधि में नापी जाए, जो एक पीरियड ऑफ टाइम हो, समय की एक अवधि में जिसको नापा जाता है, उसे प्रवाह कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं वेतन की, तो वेतन किसी एक पॉइंट पर नहीं होता है। वेतन मिलता है, 1 महीने का हो सकता है वेतन, आपका 1 दिन का वेतन हो सकता है, आपका 1 सप्ताह का वेतन हो सकता है, 1 वार्षिक वेतन हो सकता है। तो वहां पर सब में अवधि है। 1 सप्ताह एक अवधि है, 1 दिन एक अवधि है, 1 महीना एक अवधि है, 1 साल एक अवधि है। तो जो चीज एक अवधि में ही नापी जाए, जिसको एक टाइम पर नहीं मापा जा सकता, उसको हम प्रवाह की संज्ञा देते हैं। जैसे मजदूरी है, मजदूरी वो दिन भर काम करेगा तो 400 रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मजदूर ने शक्ल दिखाई तो हम उसको 400 रुपए देंगे। वो मजदूर को मजदूरी जो दी जा रही है वो दिन भर के कार्य के लिए दी जा रही है, तो एक अवधि है। उसको मुंह दिखाई का पैसा नहीं दे रहे हैं कि मुंह देखते ही हमने उसको 400 रुपए दे दिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको एक अवधि में ही मापा जा सकता है, उसे प्रवाह की संज्ञा दी जाती है। जैसे मजदूरी पूरे दिन भर की हो सकती है, सप्ताह की मजदूरी हो सकती है, महीने की मजदूरी हो सकती है, वो प्रवाह है। वेतन भी एक प्रवाह है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हम एक अवधि में ही नाप सकते हैं, एक पॉइंट पर नहीं नाप सकते, उसे हम प्रवाह की संज्ञा देते हैं। जैसे 1 जुलाई को बांध में पानी था 20 फीट, और 1 जुलाई से अगले 3 महीने में पानी आया 20 फीट, कुल 40 फीट पानी हो गया। उसमें से 15 फीट पानी काम में ले लिया गया। तो साल भर में 1 जुलाई से 30 जून तक साल भर में नया पानी आया 20 फीट, ये प्रवाह है। उसमें से 15 फीट पानी को सिंचाई में, पेयजल में, पशुपालन में, इनमें काम में ले लिया गया, ये भी एक प्रवाह है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो समय के साथ परिवर्तनशील होता है
उसे प्रवाह की संज्ञा दी जाती है। यानी ऐसे तथ्य जिसको एक समय की अवधि में ही मापा जाता है उसे प्रवाह की संज्ञा दी जाती है, जबकि जिसे एक समय के बिंदु पर नापा जा सकता है उसे स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। तो यहां देखिए, एक बैंक में साल भर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये प्रवाह है। पर 31 मार्च 2021 को बैंक में कुल जमा राशि कितनी है, ये एक स्टॉक है। हमारे पर्स में साल भर में हम कितनी बार पैसे रखते हैं और खर्च करते हैं, वो प्रवाह है। पर आज की तारीख में हमारे पर्स में मान लीजिए 1050 रुपए है, तो वो एक स्टॉक है। जो भी चीज बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक क्या है, जिस भी तथ्य को हम एक निश्चित बिंदु पर जिसे नाप सकते हैं उसे स्टॉक की संज्ञा देंगे, और जिसको एक अवधि में ही मापा जा सकता है उसे प्रवाह की संज्ञा देंगे। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आय एक फ्लो है, एक प्रवाह है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं नापी जा सकती। राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा जितनी आय कमाई जाती है उसके योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय जो है वो एक वर्ष, सामान्य रूप से जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इस अवधि में देश के जो सामान्य नागरिक है उनके द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या उनसे जितनी आय प्राप्त होती है उसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ हमको एक मेन बात यह करनी थी कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान समस्त आर्थिक क्रियाओं से होने वाले आय के योग को बताता है। तो हमने यहाँ ये बात करी, पहली चीज हमने यहाँ डिस्कस करी कि स्टॉक किसे कहा जाता है और प्रवाह किसे कहा जाता है। अब देखिए, आय के चक्राकार प्रवाह को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आय का चक्राकार प्रभाव कार्य करता है। सेकंड कंसेप्ट हम कर रहे हैं, आय का चक्राकार प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा रोटेट होती है। देखिए, जैसे एक शरीर में, हमारे यहां क्या होता है, पूरे शरीर में रक्त पूरे शरीर में पंप करता है, हार्ट पंप करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर वही रक्त वापस अशुद्धों के हार्ट में आता है, फिर वापस वही शरीर में फैल जाता है। सिमिलरली, जैसे हमारे शरीर में रक्त चक्कर काटता है वैसे ही अर्थव्यवस्था रूपी शरीर में मुद्रा चक्कर काटती है। वही मुद्रा हमारे पास आती है, वही मुद्रा हम व्यवसायिक क्षेत्र में देते हैं, वही मुद्रा वापस आती है, हम बैंक में देते हैं, कुछ बैंक चलाते हैं। ये नहीं, एक आय का चक्राकार प्रभाव चलता रहता है। यानी सबसे पहले देखिए, तो अर्थव्यवस्था में जैसे मुद्रा रोटेट होती है, मुद्रा चक्कर काटती है, उसे आय के चक्राकार प्रवाह की संज्ञा देते हैं। आय का चक्राकार प्रवाह की सबसे पहले व्याख्या फ्रांस के एक प्रकृतिवादी या कृषि अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था फ्रैंकोis क्विंज ने। उन्होंने 1758 में सबसे पहले आय के चक्राकार प्रवाह की बात की थी। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने इस आय के चक्राकार प्रभाव को आगे बढ़ाया था। एक देश में कई क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र होता है व्यवसायिक क्षेत्र, एक होता है पारिवारिक क्षेत्र, इसके अलावा सरकार भी एक क्षेत्र होता है, विदेश व्यापार भी कुछ कार्य करता है, और एक मुद्रा बाजार भी होता है। एक अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रभाव होता है। हर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। एक व्यवसायिक क्षेत्र होता है जहां वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण सभी प्रकार के क्षेत्र होते हैं। दूसरा एक पारिवारिक क्षेत्र होता है जहां से व्यवसायिक क्षेत्र में लोग काम करने के लिए जाते हैं और बदले में पैसा लेकर आते हैं। तो इन सब दो क्षेत्रीय, देखिए, आय का चक्राकार प्रभाव एक द्विक्षेत्रीय हो सकता है, एक 3 क्षेत्रीय हो सकता है। द्विक्षेत्रीय में हम परिवार व व्यवसायिक क्षेत्र को शामिल करते हैं। अगर इसमें हम पूंजी क्षेत्र भी शामिल कर लेते हैं तो आय का चक्राकार प्रभाव त्रिक्षेत्रीय हो जाता है। यदि हम सरकार को भी शामिल कर लेते हैं तो आय का चक्राकार प्रभाव चतुर्क्षेत्रीय हो जाता है, जिसको बंद अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है। और यदि हम विदेश व्यापार को भी शामिल करते हैं
तो 5 क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है। पर हमारे कोर्स की दृष्टि से हम इस वीडियो में केवल द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह की बात करेंगे, जिसमें एक क्षेत्र हम व्यवसायिक क्षेत्र को लेंगे और दूसरा पारिवारिक क्षेत्र को लेंगे। आयलर प्रमेय के अनुसार यदि हर उत्पादन के साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के हिसाब से भुगतान किया जाए तो सारा का सारा जो उत्पादन है उसका पूरा का पूरा बंटवारा हो जाता है। इसी प्रकार से उत्पादन के सभी साधनों को व्यवसायिक क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो जितना भी उत्पादन हुआ सारा का सारा उत्पादन से जितनी भी आय होती है सारी की सारी बिक जाती है, सारी की सारी बट जाती है। तो यहां हम कुछ मान्यताएं लेंगे कि अगर हम ये मान रहे हैं कि चूंकि देखिए आय का चक्राकार प्रभाव के कई क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्रीय भी हो सकता है, 4 क्षेत्रीय भी हो सकता है, 3 क्षेत्रीय भी हो सकता है, द्विक्षेत्रीय होता है। तो हम कुछ मान्यताएं मान लेते हैं, उसके बाद हम आय के द्विक्षेत्रीय चक्राकार प्रवाह की व्याख्या करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि संपूर्ण देश में उत्पादन केवल व्यावसायिक फर्मों के द्वारा ही किया जाता है, पहली एक मान्यता मान ली। दूसरा ये हम मान लेते हैं कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, यानी सरकार न तो कोई अनुदान देती है न ही कोई कर लगाती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा हम ये मानकर चलते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा जितना भी उत्पादन होता है उसका उत्पादन का कोई भी भाग व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा नहीं रखा जाता है। जितना भी उत्पादन होता है सारे के सारे उत्पादन को व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा बेच दिया जाता है और कोई भी कच्चा माल भी नहीं रखा जाता है। जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको पूरी क्षमता से काम करके उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं होता है, अर्थात सरकार के द्वारा अर्थात न तो किसी प्रकार का आयात किया जाता है न ही कोई निर्यात किया जाता है। देखिए ये सब हम मान्यता इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम केवल यहाँ पर द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह की बात करने वाले हैं। अगर आय के चक्राकार प्रवाह का आगे हम खुली अर्थव्यवस्था मॉडल लेंगे तो इस प्रकार की मान्यता को हमको मानने की जरूरत नहीं होगी। पर चूंकि हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आय के द्विक्षेत्रीय चक्राकार प्रवाह की बात की गई है, इसके लिए हमको ये मान्यताएं माननी पड़ रही है। अगर अर्थव्यवस्था खुली होगी तो उसमें 5 क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होगा। उसका किस प्रकार से होता है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह की बात कर रहे हैं, जिसमें एक पारिवारिक क्षेत्र लेंगे और दूसरा हम लेंगे व्यवसायिक क्षेत्र। यानी पारिवारिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से श्रम कार्य के लिए जाता है, प्रबंधक जाता है, साहसी जाता है, जहां से पूंजी उधार दी जाती है, भवन उधार दिया जाता है, और दूसरा व्यवसायिक क्षेत्र। तो देखिए द्विक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह जो है इसमें हम पहला क्षेत्र लेते हैं पारिवारिक क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र हम लेते हैं व्यवसायिक क्षेत्र। अब देखिए परिवार के द्वारा रोज सुबह काम के लिए व्यवसायिक क्षेत्र में जाया जाता है। जिसको कोई अपना श्रम बेचता है, कोई अपनी पूंजी उधार देता है, कोई अपनी भूमि उधार देता है या भवन देता है, कोई प्रबंधक के रूप में काम करता है और कोई साहसी के रूप में काम करता है। तो देखिए रोज परिवार से श्रम के रूप में व्यवसायिक क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है, कुछ लोग पूंजी के रूप में सेवाएं देते हैं, कुछ अपनी भूमि या भवन को व्यवसायिक क्षेत्र को किराए पे देते हैं, कुछ प्रबंधक के रूप में काम करने जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो व्यवसायिक क्षेत्र में काम के लिए जाते हैं, और कुछ परिवार में ही ऐसे साहसी लोग होते हैं जो सारी इस उत्पादन की प्रक्रिया को करते हैं। तो देखिए यहां इस तरफ सेवा का प्रभाव होता है, और देखिए बदले में ये सब जाकर यहां पर उत्पादन करते हैं। कोई जूता फैक्ट्री में जाएगा तो जूते बनाएगा, कोई चीनी फैक्ट्री में जाएगा तो चीनी का उत्पादन करेगा, कोई फ्लोर मिल में जाएगा तो आटे का उत्पादन करेगा, कोई दाल मिल में जाएगा तो दाल का उत्पादन करेगा, कोई तेल मिल में जाएगा तो तेल का उत्पादन करेगा। यानी उत्पादन के सभी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, व्यवसायिक क्षेत्र में जाकर
वहां पर उत्पादन करते हैं, जूते बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है और कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। अब देखिए बदले में ये वहां पर काम करते हैं तो बदले में इनको प्रतिफल मिलता है। बदले में क्या मिलता है? जो श्रम करता है उसको मजदूरी मिलती है, जो पूंजी उधार देता है उसको व्यवसायिक क्षेत्र ब्याज देता है, जो भूमि या भवन देता है उसको, भूमि कोई देता है तो उसको लगान दिया जाता है, कोई भवन देता है तो उसको किराया दिया जाता है, जो प्रबंधक के रूप में काम करता है उसको वेतन मिलता है, और जो साहसी के रूप में काम करता है उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो जो कुछ व्यवसायिक क्षेत्र में ये सब अपनी सेवाएं देते हैं, तो सेवाओं के बदले मुद्रा मिलती है। मजदूर को मजदूरी के रूप में मिलता है, पूंजीपति को ब्याज के रूप में पैसा मिलता है, भूमि को लगान के रूप में मिलता है, भवनपति को किराए के रूप में मिलता है, प्रबंधक को वेतन के रूप में आय प्राप्त होती है, और साहसी को लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। तो ये सब इधर से मुद्रा लेकर आते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र से प्रतिदिन हम अपना सेवा देने जाते हैं, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस के रूप में, और बदले में वहां से मुद्रा आती है। अब देखिए इस मुद्रा, परिवार में मुद्रा आती है तो परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर वापस खर्चा किया जाता है। वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय। देखिए पारिवारिक क्षेत्र ने भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस के रूप में सेवाएं दी, बदले में उनको मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया, रॉयल्टी, वेतन, लाभ के रूप में पैसा प्राप्त हुआ। तो इधर से सेवा गई, बदले में मुद्रा आई, मुद्रा प्रवाह इसको कह सकते हैं। अब हम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करते हैं, तो जो पैसा है जो कमा कर लाए, कोई जूता फैक्ट्री को देकर आ जाता है, कोई चीनी खरीदता है तो चीनी फैक्ट्री को देकर आता है, कोई बिस्किट लेता है तो बिस्किट फैक्ट्री के पास वापस पैसा चले जाता है। जो भी ये पैसा आया वो सारा का सारा पैसा धीरे धीरे वापस व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है। मजदूर कोई जूता फैक्ट्री में काम करता है तो वो जूते नहीं खरीदता है, तो वो जूते नहीं खरीद कर कोई और चीज खरीदता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि धीरे धीरे व्यवसायिक क्षेत्र में वो वापस पैसा आने लग जाता है। जूता फैक्ट्री वाला हो सकता है चीनी फैक्ट्री का माल खरीदे, और चीनी फैक्ट्री वाला हो सकता है जूता फैक्ट्री का माल खरीदे। इस प्रकार सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का सामान खरीदते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं पर, पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, और बदले में इनमें जो वस्तुओं और सेवाएं बनाई गई वो वस्तुओं और सेवाएं कहा जाती परिवार में। वस्तुओं व सेवाओं पर देखिए तो क्या हो रहा है, इसको आप समझेंगे। वस्तु व सेवा, वस्तुएं व सेवाएं। अब आप इसको समझिए किस प्रकार से काम करता है। व्यवसायिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो देखिए पारिवारिक क्षेत्र रोज अपना श्रम देता है, पूंजी देता है, प्रबंध देता है, सांस देता है, और बदले में मुद्रा का प्रवाह मिलता है, मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया, रॉयल्टी। ये बात हमने कर ली। अब देखिए परिवार के द्वारा बाजार में जाकर खर्चा किया जाता है। कोई जूते खरीदने जाता है, कोई चीनी लेने जाता है, कोई गुड़ लेने जाता है, कोई मैदा लेने जाता है, कोई सूजी लेने जाता है, कोई फर्नीचर लेने जाता है, कोई पेट्रोल खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई स्कूटर खरीदता है। तो धीरे धीरे जो भी पैसा यहाँ आया उस पैसे को धीरे धीरे वापिस व्यवसायिक क्षेत्र में सारा का सारा पैसा चला जाता है, और बदले में व्यवसायिक क्षेत्र से हमको क्या मिलता है, व्यवसायिक क्षेत्र से हमको वस्तुओं और सेवाएं। आप शूज लेकर आए तो शूज, जूते लेकर आए या शूज, कुछ भी सामान लेकर आए, तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं बनती है वो धीरे धीरे कहाँ जाती है, पारिवारिक क्षेत्र में आ जाती है। तो ये इस प्रकार से फिर अगले दिन हम काम करने जाते हैं, वापस वही काम करते, वापस पैसा लेकर आते, इस पैसे को वापस व्यवसायिक क्षेत्र में खर्च किया जाता है, और व्यवसायिक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं और सेवाएं आती है वो सारी की सारी परिवार में आ जाती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड चक्कर काटता है, सिमिलरली मुद्रा यहां से यहां आती है, और ये मुद्रा हम लेकर आते हैं मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया, रॉयल्टी के रूप में। फिर इस
उस मुद्रा को हम वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं, और जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है वो सारी की सारी पारिवारिक क्षेत्र में आ जाती है। इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह लगातार परिवार और उसके बीच में चलता रहता है। एक बार पैसा परिवार से व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है, क्योंकि परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। फिर वस्तु और सेवाएं सारी मिलकर परिवार में आ जाती है। परिवार के द्वारा वापस अगले दिन श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस के रूप में कार्य किया जाता है, और वहां जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा यहाँ लिया जाता है। इस प्रकार से लगातार इस प्रकार की स्थिति चली जाती है। दो प्रकार के प्रवाह चलते हैं। एक वास्तविक प्रवाह चलता है जिसमें उत्पादन के साधन जो है वो काम करने के लिए जाते हैं, और बदले में वस्तु और सेवाएं लेकर आते हैं। देखिए, दो चीजें, दो प्रकार के प्रवाह। एक तो मुद्रा वास्तविक प्रवाह जिसमें श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस काम करने जाते हैं, और वहां से हम लेकर आते हैं वस्तु और सेवाएं। दूसरा मुद्रा प्रवाह यानी व्यवसायिक क्षेत्र से मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया, रॉयल्टी के रूप में पैसा इधर आता है, और यही पैसा वस्तु और सेवाओं पर हम खर्चा करते हैं, तो ये पैसा वापस व्यवसायिक क्षेत्र में आ जाता है। इस प्रकार से एक तो मौद्रिक प्रवाह चलता है और एक वास्तविक प्रवाह चलता है। वास्तविक प्रवाह में श्रम और सेवाएं जाती है, वस्तु और सेवाएं आती है, और सेवा उधर जाती है, और वहां पर मुद्रा प्रवाह में मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया के रूप में मुद्रा आती है, और वस्तु और सेवाओं पर जो हमने व्यय किया उस पर पैसा वापस चला जाता है। इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है, ये हम ये मानते हैं कि जितना भी व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो सारा का सारा उत्पादन इसको बेच दिया जाता है। परिवार के द्वारा भी किसी भी प्रकार की बचत नहीं की जाती है। परिवार में जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा परिवार वस्तु और सेवाओं पर व्यय कर देता है, और व्यवसायिक क्षेत्र में जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती है वो सारी की सारी परिवार को बेच दी जाती है। ये इसमें मानते हैं कि न तो व्यवसायिक क्षेत्र कोई बचत करता है, न ही वो अति उत्पादन रखता है, न ही कुछ ऐसा उत्पादन रखता है जिसको कि उसने नहीं बेचा। और इसी प्रकार से परिवार में जितनी भी इनकम प्राप्त होती है परिवार के सदस्य के द्वारा खर्च कर दी जाती है, ये माना जाता है। ये एक और चीज है, उत्पादन के साधनों का जो प्रवाह होता है उसके विपरीत प्रवाह में मुद्रा का प्रवाह होता है। साधन इधर जाते हैं, मुद्रा इधर आती है। वस्तु और सेवाओं पर व्यय करने से मुद्रा इधर आती है, और वस्तु और सेवाएं इधर आ जाती है। यानी आय के चक्राकार प्रवाह में जो साधनों का प्रवाह है उस दिशा से विपरीत दिशा में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल का प्रवाह होता है। यानी साधन इधर जाते हैं, प्रतिफल इधर आता है। वस्तुएं सेवाओं पर व्यय इधर जाता है, और वस्तुएं सेवाएं इधर आती है। यानी वस्तुओं, और यह भी माना जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं पर जितना भी परिवार को पैसा प्राप्त होता है वो सारा का सारा वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर दिया जाता है। यानी उपभोक्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार की बचत नहीं की जाती है, क्योंकि अगर उपभोक्ता बचत करेगा तो उतनी वस्तु बिकेगी नहीं और आय के प्रवाह में परेशानी उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए इस हाथ में से हम यहां से बांध दें और ये ब्लड नहीं घूम पाएगा तो बाकी ब्लड ही घूमेगा। उसी प्रकार से अगर व्यवसायिक क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा थोड़ी सी भी बचत कर ली जाएगी तो वो बचत प्रवाह के लिए अवरोध का काम करेगी। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्टॉक किसे कहा जाता है, प्रवाह किसे कहा जाता है, और आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिवार व व्यवसायिक क्षेत्र के बीच में किस प्रकार लगातार चक्कर काटती रहती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त हमने करी। राष्ट्रीय आय को जानने के लिए हमको अभी और कुछ चीजें जाननी है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उपभोग वस्तुओं किसे कहा जाता है, पूंजीगत वस्तु किसे कहा जाता है, अंतिम उपभोग वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हमको राष्ट्रीय आय सही मायने में समझ में आएगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आय का चक्राकार प्रवाह किसे कहा जाता है, स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। थैंक यू।